पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स मैटर करती है जी, बिल्कुल जी, पॉलिटिक्स हर जगह है, चाहे स्टार्टअप हो। मेरा ऐसा मानना है जहाँ पे इंसान पाए जाते हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स है ठीक है, बट अपना काम कीजिए ईमानदारी से और ऑनेस्ट रहिए, बस ये सिंपल सा फंडा है। पॉलिटिक्स तो चलती रहती है यार, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईपीएल शुरू हो चुका है और अभी साथ साथ नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ है, तो ठीक है, थोड़ा सा काम के साथ साथ थोड़ा बहुत स्कोर, जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ठीक है, थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है और काम भी हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप के बारे में, राइट, बिग एमएनसीज़ के बारे में। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको स्टार्टअप में जाना चाहिए या एक बड़ी एमएनसी में जाना चाहिए? पैसा किस में ज़्यादा है, जॉब सिक्योरिटी किस में ज़्यादा है? मेरा एक्सपीरियंस क्या है मैं आपको बताऊंगा। और मैंने अपना करियर स्टार्टअप से शुरू किया था या फिर एक एमएनसी से शुरू किया था, ये आपको एक्सपीरियंस बताएंगे। और अगर मैंने स्टार्टअप से अपना करियर शुरू नहीं भी किया तो मेरे जो फ्रेंड हैं, मेरे जो सर्कल में लोग हैं, उन्होंने अपना करियर स्टार्टअप में शुरू किया था, तो उसके बाद वो स्टार्टअप से फिर चले गए एमएनसी में। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये पूरा आपको वीडियो में मिलने वाला है आज। और अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर आप एक एक्सपीरियंस भी हो तो आपको इससे लर्निंग मिलेगी। जो मेरे पास्ट मैंने जो भी कुछ व्लॉग्स बनाए हैं, मेरा कंप्लीट रिज़ाइन वाला पीरियड, ऑफ़र के ऊपर ऑफ़र, इन सब मैंने चीज़ों को कवर किया है व्लॉग फॉर्म के अंदर। तो जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। टॉपिक पे जाता हूँ उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ यार, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। लाइक करो यार, जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं उतना अच्छा कंटेंट बना पाऊँगा। क्योंकि जो चैनल को सपोर्ट मिलता है वो आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही मिलता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और मैं और अच्छा कॉन्टेंट इस तरीके का बना पाऊँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं स्टार्टअप और बिग एमएनसीज़ के बारे में। समझते हैं थोड़ा सा पैसा किस में ज़्यादा है, किस में कम है, और आपके लिए क्या बेटर हो सकता है एक फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एक एक्सपीरियंस हो, एक सर्टेन टाइम के बाद स्विच करना चाहते हो, दोनों चीज़ों को कवर करेंगे और ट्राई करेंगे कि लास्ट में आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिले। तो फाइनली लास्ट में इसको कंक्लूड करेंगे, मेरा क्या सोचना है, मैं क्या सोचता हूँ, और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस चीज़ को लेके। आप स्टार्टअप में काम कर रहे हैं या फिर एक एमएनसी में काम कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए कैमरा सेट करते हैं, मैं आपको 5 मिनट में मिलता हूँ, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। 5 minutes later. तो आइए जी, बैठ जाओ सारे, बात करना शुरू करते हैं और समझते हैं स्टार्टअप्स के बारे में और बिग कंपनीज़ के बारे में, बिग एमएनसीज़ के बारे में, ठीक है? स्टार्टअप पे आता हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक सर्विस बेस्ड कंपनी की, अगर मैं बात कर रहा हूँ एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की, ये प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हो सकती हैं। प्रोडक्ट बेस्ड जैसे कि आपका गूगल हो गया, अमेज़न हो गया, पेटीएम हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, जो जिनका एक खुद का प्रोडक्ट है जिस पे वो काम कर रही हैं और साथ में सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रही हैं, ठीक है। एक ऐसी कंपनी जो खाली सर्विस बेस्ड है, जैसे इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, जो खाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उनका खुद का प्रोडक्ट नहीं है। जितने मैंने आपको एग्जाम्पल दिए प्रोडक्ट बेस्ड के, सर्विस बेस्ड के, तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनीज हैं सारी, ठीक है। हर कोई यहाँ जाना चाहता है और जाने का जो क्राइटेरिया भी बात करते हैं। और कुछ कंपनी स्टार्टअप्स होती हैं, ठीक है, जैसे स्विगी हो गई, जोमेटो हो गई, ठीक है, जिन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद उनको फंडिंग मिली, ठीक है, उन्होंने डेवलपर्स हायर किए, अपने प्रोडक्ट को और बेटर किया, मार्केट में जगह बनाई और आज एक अच्छे बिग प्लेयर है मार्केट के अंदर, ठीक है। क्या सर अब वो एक प्रोडक्ट अच्छा बन चुका है तो क्या उसको एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बोल सकते हैं? बिल्कुल जी, आप बोल सकते हो। वो एक स्टार्टअप था, अब मार्केट में अच्छी खासी उसका एक शेयर है और उसका एक अच्छा एग्जिस्टेंस है, नंबर ऑफ पीपल जो काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। अब वो स्टार्टअप नहीं रहा, अब वो एक अच्छी खासी एक बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बन चुकी है। हाँ, कल्चर जो है, वर्किंग कल्चर, वो बिल्कुल अलग रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्किंग कल्चर की। अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, एक स्टार्टअप में काम कर रहे हो, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है ड्रूम, ठीक है मैं नाम ले देता हूँ, कोई बात नहीं। एक कंपनी है ड्रूम, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे OLX है वैसे एक ड्रूम है।
तो वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ था, मेरे राउंड सारे क्लियर हो गए थे। और जब मैं एचआर से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी से आ रहे हो, और आप कह सकते हो आप एक मल्टीनेशनल कंपनी से आ रहे हो, यहाँ पे 3 साल के बाद आप यहाँ पे आ रहे हो, तो जो वर्किंग कल्चर है बिल्कुल अलग मिलेगा। यहाँ पे आपको सीटीओ के साथ या फिर सीईओ के साथ बैठ के मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, प्लान करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट है हमारा, इस पे ऐसे काम करना है, ये सब ओपन डिस्कशन होता है। शायद जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ या मैं जिस मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ पे बिल्कुल अलग ही कल्चर है। वहाँ पे मैं डायरेक्ट सीईओ के साथ बैठ के थोड़ी काम करता हूँ। वहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट है प्रॉपर, मेरा जो मैनेजर है, फिर उसका एक मैनेजर होगा, तो एक प्रॉपर साइकिल बनी हुई है, उसके थ्रू ही एक मीडियम बना है। मेरे को बात करने पहले मैं इससे बात करूँगा, फिर इससे बात करूँगा, फिर इससे बात करूँगा। तो मुझे वो एचआर कह रही कि आपको थोड़ा सा वर्किंग कल्चर थोड़ा सा अलग है वहाँ पे, हमारे यहाँ पे आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ेगी, हर इनिशियल तरीके से खुद बनानी पड़ेंगी। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास ये नहीं है कि एक पैटर्न से काम हो रहा है। एमएनसी लेवल पे क्या होता है, प्रॉपर एक पैटर्न होता है। अगर आपको एक लाइन ऑफ कोड भी चेंज करना है एक एप्लीकेशन के अंदर, प्रॉपर एक पैटर्न है। 7 दिन की एक विंडो होती है, आप चेंज टिकट रेज करते हो, फिर वो चेंज जाता है, उसके बीच में बहुत सारे अप्रूवल होते हैं, काफ़ी सारी टीम इन्वॉल्व होती हैं, राइट। स्टार्टअप्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, स्टार्टअप्स में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एक लाइन ऑफ कोड चेंज करना है तो ये नहीं कि उसके बहुत सारे अप्रूवल होंगे, ठीक है। मतलब वो ये बताना चाह रही थी मुझे कि वर्किंग कल्चर जैसे कि आपको वहाँ पे एक प्लेट है, खाने की प्लेट बनी हुई मिल रही है, बस आपको खाना है, या खुद आपको बनाना है, प्लेट में खुद ही असेंबल करना है और फिर आप खा सकते हो, समझ रहे हो। तो वर्किंग कल्चर बहुत अलग होता है, ठीक है। एक स्टार्टअप एक कमरे की भी हो सकती है और 10 कमरे की भी हो सकती है, ठीक है जी। तो वर्किंग कल्चर किस में बेटर रहेगा, बड़ी एमएनसी में बेटर रहेगा या फिर एक अच्छे स्टार्टअप में बेटर रहेगा? देखिए ये चीज़ डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। अगर मुझे खाली पैसा चाहिए तो, और मुझे अगर मान लीजिए एमएनसी में मिल रहा है, ठीक है, तो और मेरे लिए टेक्नोलॉजी इतनी मैटर नहीं करती है, तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। मैं 1-2 लाख से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, मुझे जाना स्टार्टअप में और सीखना है तो मैं स्टार्टअप में जाऊँगा। इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलते हैं जो 1-1.5 साल बाद बंद हो जाते हैं। तो अगर आप एज अ फ्रेशर अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो तो ऐसे स्टार्टअप में जाइएगा जिसका थोड़ा एग्जिस्टेंस हो मार्केट के अंदर, ठीक है, जो एक नॉन स्टार्टअप हो। उसमें आप मतलब यार सिंपल सी बात है, एक जगह आप काम करने जा रहे हो, आप अपनी लर्निंग भी देखोगे और जॉब सिक्योरिटी भी देखोगे, तो ये दोनों चीज़ें जरूरी है, ठीक है। ओके, सो इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे मैं बात करता हूँ। पहले वर्क कल्चर के बारे में आपको समझ आ गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू जो मैंने आपको दिया, जो वो एचआर मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, बट ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगा। अब इंटरव्यू चाहे स्टार्टअप हो, चाहे एक सर्विस बेस्ड कंपनी हो या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। सर्विस बेस्ड को थोड़ा सा करते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट बेस्ड और स्टार्टअप मेन फोकस किया जाएगा आपके डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के ऊपर। अगर आप एक बैक एंड डेवलपर जा रहे हो, अगर आप फ्रंट एंड जा रहे हो, जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, उस केस के अंदर जितने कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, जैसे मैं रिएक्ट का एग्जांपल लेता हूँ, फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, हाई ऑर्डर कंपोनेंट, ठीक है, ईएसएस के कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जाएंगी और आपसे कोई एक आधा प्रोग्राम लिखवा के देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो होगी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं उस रिएक्ट के अंदर वो सारे पूछे जाएंगे आपसे। पर अगर आप एक बैकएंड डेवलपर जा रहे हो, जावा के ऊपर जा रहे हो, तो प्रॉपर डीएस आपसे पूछा जाएगा, चाहे स्टार्टअप हो या फिर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, और यू कैन से मल्टीनेशनल एक बड़ी कंपनी हो। सर्विस बेस के अंदर क्या होता है, अगर आप जावा के लिए भी जा रहे हो, आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी डीएस के ऊपर, बट जितने कॉन्सेप्ट हैं कलेक्शन के, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैशिंग और हैश टेबल क्या होता है, वर्किंग ऑफ हैशिंग क्या है, ऐसे कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा समझूँ तो यहाँ पे हो क्या रहा है, डीएस वो पूछ ही रहे हैं। तो आप जितने भी आप स्टूडेंट हो अभी कॉलेज टाइम में, राइट, अब मेन आपको बात यहाँ ये ध्यान रखनी है, जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, जो आपने फाइनल ईयर के लिए बनाया है, वो आपको बनाना है अच्छे से, खुद बनाना है, कहीं से कॉपी नहीं करना। सेकंड, आपके डीएस के कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, ठीक है, आपको अच्छा खासा उनका नॉलेज होना चाहिए। अब सिर्फ वो डीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से? यार एक ना लव बब्बर ने वीडियो बनाया था, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, उसमें 420 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आप फॉलो कर सकते हो। मैं अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा।
काफ़ी अच्छा वीडियो है, उसने अपने एक्सपीरियंस से बनाया है, जो उसने अमेजन के लिए तैयारी की थी। उसने कुछ सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी उस वीडियो के अंदर, तो वो वीडियो आप रेफर कर सकते हो। 420 क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी गीक्स फॉर गीक्स है, मैं तो वहीं से सब कुछ पढ़ा हूँ, गीक्स फॉर गीक्स से, तो वहाँ एवरीथिंग सब कुछ आपको मिलता है वहाँ पे। जिस कंपनी की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वहाँ की आप उस पर्टिकुलर कंपनी की आपको आर्काइव मिल जाती है, उसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो वो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। गीक्स फॉर गीक्स प्रमोट नहीं कर रहा, मैं अभी भी पढ़ता हूँ, ठीक है। अब लर्निंग की बात करें, देखो अगर आप एक अच्छे स्टार्टअप में जा रहे हो, मैं बिल्कुल बोलता हूँ, मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, एक अच्छी एमएनसी में काम करता हूँ, बट द पॉइंट इज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सर्विस बेस्ड में क्या है कि एक पैटर्न बना हुआ है। ये एप्लीकेशन जावा पे है, उसी एप्लीकेशन पे आप काम करते रहोगे, आप 2 साल भी काम कर सकते हो, 3 साल भी काम कर सकते हो। अगर कोई रिक्वायरमेंट दूसरी आ गई तो आपको कहीं और यूज़ कर लिया जाएगा, ठीक है। स्टार्टअप्स में बिल्कुल अलग होता है हिसाब। आप नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हो, आज ये एप्लीकेशन है, इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, इस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी पे काम कर रहे हो, कल आप आज आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो, कल आप एंगुलर यूज़ करोगे, आज आप एंगुलर पढ़ रहे हो, कल आप नोड पढ़ोगे, ग्राफ क्यूएल, जितनी भी लेटेस्ट चीज़ें हैं वो सारी आपको स्टार्टअप्स में सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा रहता है। अगर लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बात करूँ ना, अगर आप एक फ्रेशर हो, मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको एक अच्छे स्टार्टअप में काम करने का मौका मिल रहा है, जाओ यार काम करो। तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक अच्छे स्टार्टअप के साथ काम करने के लिए, तो बिल्कुल जाओ यार, क्योंकि वहाँ पर जो आपको टेक्नोलॉजीज़ मिलेंगी, आपको एक टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करना, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ मिलेगी। और अगर आपने एक अच्छे स्टार्टअप में 2 साल भी निकाल दिए ना, तो उसके बाद आप एक बड़ी एमएनसी में भी जाओगे ना, तो आपको लगेगा यार यहाँ तो बड़ा सही हिसाब किताब है, मैं वहाँ इतना काम करता था, सैटरडे संडे भी काम करता था, यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। जब एक बंदा स्टार्टअप से एक बड़ी एमएनसी में जाता है, उसको बहुत चीज़ें डिफरेंस दिखती है, चाहे वो वर्किंग कल्चर हो, जितना वो शायद अपने आप को जितना उसने घिसा होगा ना स्टार्टअप में, शायद एमएनसी में उसको ऐसा लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो ऐसा नहीं है, आप बड़ी एमएनसी में जाओ, फिर वहाँ का कल्चर आपको फिर वैसा ही, आप एक टाइम पे आपको लगता है कि हाँ अब मुझे इसी पैटर्न पे काम करना है, या तो मैं एक एमएनसी टू एमएनसी स्विच करूँ। एक मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, माइट भी आपका थॉट प्रोसेस अलग हो। अगर आप एक एमएनसी में काम कर रहे हो, एक एक्सपीरियंस आप गेन कर ले तो 3-3.5 साल का, उसके बाद शायद आप एक स्टार्टअप में नहीं जा पाओगे, ठीक है। ये है मेरा ऐसा पर्सनल है, मतलब मैं नहीं जा सकता स्टार्टअप में। अब मुझे लगता है कि मुझे एमएनसी टू एमएनसी ही स्विच करना चाहिए। मेरा जो 3.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जी रोकड़ा पैसे के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप एक अच्छे स्टार्टअप से स्टार्ट करते हो जिसका एग्जिस्टेंस बहुत अच्छा है मार्केट में, तो आपको अच्छा खासा ऑफर कर देते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको 8 लाख से 12 लाख के बीच में ऑफर किया जा सकता है। इट्स ऑल डिपेंड आप किस स्टार्टअप में जा रहे हो, ठीक है। अगर आप बहुत ही एवरेज पूछोगे तो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख में भी आप हायर हो सकते हो एज अ फ्रेशर, ठीक है। अगर आप एक एमएनसी में जा रहे हो, ठीक है, जो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, राइट, उसमें अब डिपेंड करता है आपको जो कंपनसेशन मिल रहा है, आपको जो सैलरी पैकेज मिल रहा है, ठीक है, उसमें क्या क्या सर्विसेज वो दे रहे हैं, क्या उस कंपनी के स्टॉक भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब स्टॉक का सीधा सा फंडा रहता है, आप जब मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि अगर एक पैकेज है 20 लाख का, 22 लाख का, उसमें 7 लाख के कंपनी के स्टॉक हैं, तो आपको इन हैंड जो आपका होगा सैलरी स्ट्रक्चर जो होगा, अब उसमें मान लीजिए मेडिक्लेम भी है, उसमें फ्लेक्सी बास्केट भी हो गया, लाइफ इंश्योरेंस भी हो गया, पीएफ भी हो गया, तो आपको अगर मैं बात करूँ 22 लाख का पैकेज है और 22 लाख के अंदर 7 लाख के स्टॉक हटा दो, 15 लाख में से काट पीट के आपको इन हैंड 90,000 रुपये या लाख रुपये आ रहा है, ठीक है, 90,000 या लाख रुपये आपको आ रहा है। अब जो स्टॉक है 7 लाख का, वो ऐसे नहीं मिलता, वो ईयरली बेसिस से मिलता है, कुछ परसेंटेज होता है। अब यहीं अगर आप एक स्टार्टअप ज्वाइन करते हो, वहाँ पे आपको स्टॉक मिल रहे हैं, अगर वो स्टार्टअप चल गया, अगर आप बिल्कुल ऐसे स्टार्टअप में गए हो जो जिसका एग्जिस्टेंस इतना नहीं है, जो भी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो उसमें आपको जो शेयर मिलेंगे, इक्विटी मिलेगी, वो अगर चल जाता है तो उसका बेनिफिट आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो प्लस माइनस तो है हर जगह। पर अगर आप एक एमएनसी में जा रहे हो जो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, वहाँ पे स्टॉक वगैरह नहीं होते, वहाँ पे जो आपको अमाउंट मिलता है उसमें 3-4 कंपोनेंट्स हम रखते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा सर्विसेज होती है वो तो मिलती रहती हैं, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस हो गए, टेक अ ब्रेक पॉलिसी हो गई, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी कंपनी में क्या है। अगर मेरी कंपनी में ये पॉलिसी है कि अगर मेरी शादी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उस लड़की से हो जाती है तो 10-10 हज़ार रुपये कंपनी दोनों को देगी, ठीक है। ऐसी पॉलिसीज़ भी होती है। बर्थडे पॉलिसी हो गई, 3,000 रुपीज़ मिलते हैं, मील कूपन हो गया, ये सब चीज़ें। बट जो पैकेज है आपका मान लीजिए 15 लाख रुपए का है, उसमें कुछ स्टॉक कुछ नहीं होगा, मेडिक्लेम, पीएफ, लाइफ इंश्योरेंस, बस अब जो आ गया वो आपका इन हैंड है। और बाकी वेरिएबल कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं जो
50% आपकी सैलरी में आते हैं और 50% आपकी जैसे ईयर एंड हो जाता है तो जितना प्रॉफिट होगा उसके बेस पे 50% का निकाला जाता है और 30% मिलेगा, 35% मिलेगा, पूरा 50 मिल जाएगा, इस तरीके से। तो ये कंपेंसेशन होता है। सेम तो ये जितनी सर्विसेज मैं आपको बता रहा हूँ, टेक अ ब्रेक और ट्रैवलिंग, आपको अलाउंसेस मिलते हैं, सब चीज़ें कंपनी आपको दे देती है, ठीक है। तो बट ये है कि हाँ, अगर आप एक ऐसे स्टार्टअप में जा रहे हो जो एकदम नया स्टार्टअप और चल जाता है तो उसका फिर बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, जॉब सिक्योरिटी देखो, जॉब सिक्योरिटी मेरा ऐसा पर्सनल मानना है हमारे ऊपर बहुत डिपेंड करती है। अगर हम कैसा काम डिलीवर कर रहे हैं, कैसे अपनी डिपेंडेंसी बना रहे हैं, तो ये बहुत मैटर करता है। आपका वे ऑफ वर्क क्या है, आप कितने प्रोएक्टिव हो। एमएनसी लेवल पे आपका ये चीज़ें बहुत देखी जाती हैं, आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, ठीक है। बहुत लोग इसे ना, मैं बताता हूँ आपको देसी भाषा में बहुत लोग बोलते हैं इसे उड़ता तीर, ठीक है। उड़ता तीर मतलब कि कोई भी काम मैं कर दूंगा। कुछ बंदे ऐसे होते हैं, मैं तो जैसे मेरा ना ऐसा रहता है कि मुझे कुछ काम मिल रहा है, ठीक है, अब यार कंपनी पैसा दे रही है तो काम हम करेंगे ना। तो एक वर्ड यूज़ किया जाता है, उड़ता तीर। तो हाँ जी, बिल्कुल जी, हमारे में मेरे पास अगर टाइम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लगता है मुझे लेनी चाहिए। बहुत लोग ना भागते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। बट अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देखो अगर आप वो अपॉर्चुनिटी ले लोगे, आप कर दोगे, तो एक अलग इमेज आपकी बन जाएगी, उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। कल को अगर आप कंपनी छोड़ते भी हो तो आपकी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके हाथ में आपका पैकेज बढ़ाना है, ठीक है। तो वो सोचेंगे यार बंदा काफ़ी यूज़फुल है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, तो हम इसको रोक सकते हैं, इसको एक अमाउंट हम दे सकते हैं जो इसको बाहर मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी यार ठीक है, अगर आप मेरे से वैसे पूछोगे तो एमएनसी में आपको एमएनसी कहूँगा, जॉब सिक्योरिटी वहाँ ज़्यादा है। बट अगर आप किसी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप में गए हो जिसका एग्जिस्टेंस बहुत अच्छा है, काफ़ी टाइम हो गया, तो अब वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बन चुकी है यार, ठीक है, वो स्टार्टअप नहीं रहा है अब, ठीक है। वे ऑफ जो काम करने का तरीका है वो स्टार्टअप की तरह ही है, नो डाउट। तो ये चीज़ है। वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल जी, एमएनसी बिल्कुल। सैटरडे संडे आपको बहुत कम ही काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। आपको मंडे टू फ्राइडे ही आपकी जॉब रहेगी और फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, उस टाइम पे आपको काम करना पड़ेगा। कोई डिलीवरी वर्क है, डेडलाइन है, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। कभी कभार कोई डेडलाइन है तो उसके हिसाब से फिर हम काम करते हैं, डिलीवर करते हैं। तो कभी कभी आपको 10 बजे तक, 11 बजे तक लैपटॉप ऑन करना पड़ सकता है, जैसे आजकल मैं ऑन रखता हूँ क्योंकि एक डिलीवरी प्रोजेक्ट है जो नेक्स्ट मंथ डिलीवर करना है। तो मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं और फिर जो स्टोरीज मिली हुई हैं उन स्टोरीज पे काम करना पड़ता है, क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी पड़ती है, तो वो ठीक है। सिमिलरली अगर मैं स्टार्टअप की बात करूं तो सैटरडे संडे भी आपको काम करना पड़ सकता है, ठीक है। अभी मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन बताऊंगा, फिर आप देख लीजिएगा आपको क्या ठीक लगता है, ठीक है। रिवॉर्ड की बात करें तो मेरे हिसाब से अगर आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे हो या फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर रहे हो, डिपेंड करता है किस वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट, कैसे वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट आपको मिल रहे हैं, क्या आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उस कॉन्ट्रीब्यूशन के बेस पे आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो चाहे आप वहाँ काम कर रहे हो या यहाँ काम कर रहे हो, वहाँ पे आप स्टार्टअप में काम ही नहीं कर रहे, कम कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रही चीज़ें, तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। सेम यहाँ पे भी है, आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले रहे हो, कैसे एक प्रोजेक्ट में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, कितना बोल रहे हो मीटिंग्स के अंदर, क्या आपका इनपुट है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। पॉलिटिक्स मैटर करती है जी, बिल्कुल जी, पॉलिटिक्स हर जगह है, चाहे स्टार्टअप हो। मेरा ऐसा मानना है जहाँ पे इंसान पाए जाते हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स है, ठीक है। बट अपना काम कीजिए ईमानदारी से और ऑनेस्ट रहिए, बस ये सिंपल सा फंडा है। पॉलिटिक्स तो चलती रहती है यार, ठीक। करियर ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें तो अगर मैं आपको बता देता हूँ, इसे ये कंक्लूजन भी समझते हैं, करियर ग्रोथ और कंक्लूजन को मैं मिक्स कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आप एक फ्रेशर हो, ठीक है, अगर आपको मौका मिल रहा है एक अच्छे स्टार्टअप में काम करने का, तो आप बिल्कुल जाइए, अच्छी टेक्नोलॉजी सीखिए। स्टार्टिंग के जो 5 साल हैं इसमें जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी के साथ फैमिलियर हो सकते हो, जितना ज़्यादा आप काम कर सकते हो, आप सीखो। क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्विच होगा, आप 2 साल स्टार्टअप में काम कर लो, फिर आप एक एमएनसी में चले जाओ, ठीक है। आप 3 साल काम कर लो, फिर आप एमएनसी में चले जाओ। आप 5 साल एक स्टार्टअप को दो, फिर आप एमएनसी में चले जाओ। तो ना आप इतना ज़्यादा काम कर लोगे, इतना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी के साथ अटैच्ड हो जाओगे, इंगेज्ड हो जाओगे कि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बट अगर मान लीजिए अगर आपको मौका नहीं मिला स्टार्टअप के अंदर, तो डरने वाली बात नहीं है, आप एक बड़ी एमएनसी के साथ काम कर सकते हो। फिर जो स्विच चलेगा एमएनसी टू एमएनसी चलेगा, और वो एक सिंपल सा फंडा है, स्किल्स, वो आपको कभी नहीं छोड़ने। आईटी एक ऐसी फील्ड है, आपको हमेशा अपने आप को ब्रशअप रखना है, तैयार रखना है अपने आप को। कोई भी चीज़ आपके सामने आ रही है, माइट भी आपने ना कर रखी हो, तो इतना आपका माइंडसेट, इतना पेशेंस होना चाहिए कि मैं उसको पढ़ के सीख लूँगा। एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप काम कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है, कर लूँगा, एक्सक्यूजेस नहीं देने। अगर आपका ऐसा है तो आप खेल जाओगे, चाहे स्टार्टअप हो या फिर बड़ी एमएनसी हो, ठीक है। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं जैसे देखता हूँ, जैसे मैं काम करता हूँ, ऐसा नहीं मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता, मैं कभी कभी हो जाता हूँ। काम जब इधर का भी है, इधर का भी है, अब दोनों चीज़ें चाहिए। मैं ट्राई करता हूँ कि जिसको मैं जवाब दे रहा हूँ अपने मैनेजर को, मैं इस तरीके से दूँ कि वो भी समझे। इसका बहुत ज़्यादा खेल होता है जब आप
काम करते हो एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है जी, ये था मेरा एक्सपीरियंस स्टार्टअप का, मेरी अंडरस्टैंडिंग और बड़ी एमएनसी। तो जी मैं उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा, काफ़ी ज़्यादा आपकी नॉलेज अप हुई होगी। तो क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी गाइस अगर आपको हमारे चैनल की वेब होस्टिंग चाहिए हो तो ये नंबर गिवन है, मुझे यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको हमारे पास जो होस्टिंग प्लान है उसकी डिटेल शेयर कर दूंगा। काफ़ी कम प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छी सर्विसेज हैं जो आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन ध्यान रखिए अपना, और टॉपिक्स लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आप मेरे से कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मैं वीडियो बना दूंगा इस फॉर्म के अंदर। चलिए जी फिर मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना। और अभी बहुत क्रिटिकल टाइम है, ऑफिस बंद हो चुके हैं, ठीक है, 30 तक कर्फ्यू लग चुका है। नॉलेज अपनी पढ़ते रहिए, चीज़ें सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए, और सही टाइम पे सही स्विच का होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए अपना।